डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्न में से किसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग का दर्जा प्राप्त नहीं है? 1. गोरखपुर टेराकोटा, 2. मणिपुर का काले चावल, 3. आपातानी वस्त्र, 4. डिंडीगुल ताला। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 3। अगला प्रश्न था, राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता के मद्देनजर सरकार द्वारा एसके धर समिति का गठन किया गया था। 2. आंध्र प्रदेश भाषा के आधार गठित होने वाला पहला राज्य था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से देश मिशन सागर के तहत शामिल हैं? 1. मेडागास्कर, 2. सेशेल्स, 3. कोमोरास, 4. मॉरिशस। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, भारत श्रीलंका समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे राजीव जयवर्धने समझौते के नाम से भी जाना जाता है। 2. श्रीलंकाई गृह युद्ध के समाधान के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। 3. इसके तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की तैनाती की गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एडेप्टेशन फंड विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन संबंधी गतिविधियों के लिए धनराशि मुहैया करता है। 2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतरिम आधार पर एडेप्टेशन फंड को ट्रस्टी सेवाएं प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, भारत के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सरला देवी चौधुरानी द्वारा पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। 2. जब पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था तब बिशन नारायण धर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये नियम केवल उन्हीं वस्तुओं पर लागू होंगे जिन्हें प्रत्यक्ष बिक्री यानी डायरेक्ट सेलिंग के जरिए खरीदा या बेचा जाता है। 2. ये नियम उन कंपनियों पर भी लागू होंगे जो देश में स्थापित नहीं हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, मोल्नुपिरावीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूनाइटेड किंगडम मोल्नुपिरावीर को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। 2. यह 18 वर्ष से कम आयु के रोगियों के लिए अधिकृत नहीं है। 3. भारत में इसके इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जानी बाकी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 3। अगला प्रश्न था, भारत में बूस्टर डोज से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बायोलॉजिकल ई बूस्टर डोज के लिए क्लिनिकल ट्रायल करने वाली दूसरी कंपनी है। 2. कॉर्बीवैक्स 2 डोज वाली वैक्सीन है। 3. कॉर्बीवैक्स भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी डेसमंड टुटू के द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका सही जवाब था मैरी द चर्च एट द सोर्स। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आईपीओ प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट में सामान्य जनता के लिए प्रतिभूतियों की बिक्री है। 2. प्राथमिक बाजार पहली बार जारी की जा रही नई प्रतिभूतियों से संबंधित है, इसीलिए इसे नए इशू मार्केट के तौर पर भी जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में आईपीओ से जुटाई गई राशि के उपयोग के लिए कड़े नियमों सहित विभिन्न नियमों में कई संशोधनों को मंजूरी दी है। अब जान लेते हैं आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। यह प्राथमिक बाजार में सामान्य जनता के लिए प्रतिभूतियों की बिक्री है, इसलिए कथन 1 सही है। प्राथमिक बाजार पहली बार जारी की जा रही नई प्रतिभूतियों से संबंधित है,
इसलिए इसे न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। अतः कथन 2 सही है। यह द्वितीयक बाजार से अलग है जहां मौजूदा प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। द्वितीयक बाजार को शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः जब एक गैर सूचीबद्ध कंपनी अपने शेयर का कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध कराती है, तब इस प्रक्रिया को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। ऐसा आमतौर पर नई और मध्यम आकार की कंपनियों द्वारा अपनी ग्रोथ के लिए बाजार से पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। गैर सूचीबद्ध कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनोवेशन फॉर यू का दूसरा संस्करण कृषि पर केंद्रित नवाचारों का एक संग्रह है। 2. द इंजीनियर्स टिंकरर्स प्रौद्योगिकी से संबंधित नवाचारों का संग्रह है, जिसमें भारत की अटल टिंकरिंग लैब यानी ATL के 41 नवाचार शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM नीति आयोग ने इनोवेशन फॉर यू का दूसरा संस्करण और द इंजीनियर्स टिंकरर्स नामक एक अन्य संग्रह जारी किया। जान लेते हैं इनोवेशन फॉर यू के बारे में। यह विभिन्न क्षेत्रों में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए नीति आयोग की एक पहल है। यह लोगों द्वारा समस्याओं को हल करने में सफल नवाचारों का संकलन है। इसका दूसरा संस्करण कृषि पर केंद्रित नवाचारों का एक संग्रह है, इसलिए कथन 1 सही है। इसके तहत AIM के अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स यानी AICs द्वारा समर्थित 70 स्टार्टअप शामिल हैं। अब जान लेते हैं द इंजीनियर्स टिंकरर्स के बारे में। यह प्रौद्योगिकी से संबंधित नवाचारों का संग्रह है। इसके तहत ATL मैराथन में हिस्सा लेने वाले युवा छात्र इनोवेटर्स के बेहतरीन नवाचार शामिल हैं। इसमें भारत की अटल टिंकरिंग लैब यानी ATL के 41 नवाचार शामिल हैं। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची यानी पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 का हिस्सा है। 2. किसी उत्पाद को इस सूची में शामिल होने के लिए न केवल DRDO द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना, बल्कि 50% स्वदेशी सामग्री का प्रयोग भी अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय द्वारा 351 उप प्रणालियों और अन्य घटकों की एक नई सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की घोषणा की गई। इसे रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों यानी DPSUs द्वारा आयात को कम करने के प्रयासों के हिस्से के तौर पर अधिसूचित किया गया है। अब जान लेते हैं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के बारे में। इस सूची में लगभग 2500 आयातित उपकरण और उत्पाद शामिल हैं, जिनका पहले ही स्वदेशीकरण किया जा चुका है। वहीं 351 आयातित उपकरणों और वस्तुओं को अगले 3 वर्षों में स्वदेशीकरण किया जाएगा। इस आत्मनिर्भर पहल से हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह सूची रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 का हिस्सा है, इसलिए कथन 1 सही है। किसी उत्पाद को स्वदेशी प्रणाली के रूप में माने जाने के लिए इस सूची में शामिल वस्तुओं और उपकरणों के लिए भारतीय रक्षा उद्योग या DRDO द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का उपयोग और 50% स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, क्वांटम प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पारंपरिक कंप्यूटरों की तरह क्वांटम कंप्यूटर सूचनाओं को बिट्स या 1 और 0 में प्रोसेस करते हैं। 2. क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS के सहयोग से इंडियन आर्मी ने
महू मध्य प्रदेश के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी MCTE में क्वांटम लैब की स्थापना की है। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। पारंपरिक कंप्यूटर परंपरागत भौतिक विज्ञान यानी क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं। इसके तहत कंप्यूटर एक बार में 1 या 0 को प्रोसेस कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स में गणना करते हैं, इसलिए कथन 1 गलत है। इसमें 1 और 0 दोनों अवस्थाएं एक साथ हो सकती हैं। ये क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी भौतिक विज्ञान के तहत परमाणु पैमाने पर पदार्थ के व्यवहार से संबंधित है, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. महाराष्ट्र बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने वाला उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के बाद भारत का तीसरा राज्य बन गया है। 2. बलात्कार के मामले में मौजूद पहले के कानून में केवल पुनरावृत्ति वाले आपराधिक मामलों में मौत की सजा का प्रावधान था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम पारित किया। विधेयक के पारित होने के साथ आंध्र प्रदेश के बाद बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड को मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र भारत का दूसरा राज्य बन गया, इसलिए कथन 1 गलत है। अब जान लेते हैं अधिनियम के बारे में। इसका मकसद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकना है। यह बलात्कार के मामलों में मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ यौन हिंसा के अपराधों के लिए जुर्माना और सजा भी बढ़ाई गई है। बलात्कार पर मौजूदा कानून में केवल बार बार होने वाले अपराधों के मामले में मौत की सजा का प्रावधान था, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट यानी ARIIA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत में प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। 2. इसके तहत पेटेंट, पंजीकृत छात्रों की संख्या, फैकल्टी और स्टार्टअप जैसे मापदंडों पर संस्थानों का मूल्यांकन किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट यानी ARIIA के मुताबिक 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु नवाचार और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले शीर्ष 10 केंद्रीय संस्थानों में शामिल है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व संस्थान की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर और रुड़की का स्थान है। अब जान लेते हैं अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट यानी ARIIA के बारे में। यह भारत में प्रमुख उच्च शिक्षण या शिक्षा संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, इसलिए कथन 1 सही है। यह दायर और स्वीकृत पेटेंट, पंजीकृत छात्रों, फैकल्टी, इनोवेशन, स्टार्टअप और उद्यमशीलता विकास के संकेतकों पर संस्थानों का मूल्यांकन करता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, PM किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को 2 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ या आय सहायता प्रदान की जाती है। 2. इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा में ससुर, सास, पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। अब जान लेते हैं PM किसान के बारे में। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
इस योजना के तहत पात्र किसान परिवार को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ या आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए कथन 1 गलत है। यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाती हैं। इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। इसलिए कथन 2 गलत है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र किसान परिवार की पहचान राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना की परिकल्पना पहली बार वर्ष 1993 में की गई थी। 2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में कुल 7 सदस्य होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी एनसीएम ने देश के विभिन्न हिस्सों में गिरिजा घरों पर हुए हमले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जांच दल भेजने का निर्णय लिया है। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। 12 जनवरी 1978 को गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव या संकल्प द्वारा अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। अतः कथन 1 गलत है। 1984 में इसे गृह मंत्रालय से अलग करके नवनिर्मित कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अधीन कर दिया गया। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अधिनियमन के तहत अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी निकाय बन गया। तत्पश्चात इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी एनसीएम कर दिया गया। वर्ष 1993 में पहले वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और 5 धार्मिक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर अधिसूचित किया गया। इसके अलावा 27 जनवरी 2014 को एक अधिसूचना के जरिए जैन को भी अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया। 2001 की जनगणना के अनुसार ये 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय देश की जनसंख्या का लगभग 18.80% हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3(2) के अनुसार आयोग की संरचना में शामिल है एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। 2. मिस्र को ब्रिक्स संगठन के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। भारत ने हाल ही में मिस्र को ब्रिक्स संगठन के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाए जाने का स्वागत किया है। अब जान लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। इसलिए कथन 1 सही है। इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए खुली हुई है। ब्रिक्स देशों के अलावा बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और उरुग्वे पहले से ही न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य हैं। इसलिए कथन 2 सही है। इसका मकसद ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों में विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों का सृजन करना एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का सहयोग करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, चीन जापान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जापान और चीन ने एक सैन्य हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमति जताई है। 2. वर्ष 2022 में दोनों देशों के राजनयिक संबंध स्थापित करने के 25 साल पूरे होंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में विवादित द्वीपों और ताइवान जल संधि पर संभावित संकटों को कम करने के मकसद से जापान और चीन सैन्य हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसलिए कथन 1 सही है। दोनों देशों के बीच समुद्री और हवाई संचार तंत्र की प्रभावशीलता में सुधार के लिए और अनपेक्षित झड़पों को रोकने के लिए 2018 में एक प्रणाली स्थापित की गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अगले साल 1972 में स्थापित राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना की 50वीं वर्षगांठ से पहले
मैत्रीपूर्ण और सहकारी संबंधों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। अतः कथन 2 गलत है। गौरतलब है कि सेनकाकू द्वीप समूह यानी सेनकाकू आइलैंड्स चीन और जापान के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के तकनीकी सहयोग से तैयार किया गया है। देश में पहली बार इस तरह का जिलेवार इंडेक्स तैयार किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के तकनीकी सहयोग से तैयार पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित देशों में अपनी तरह का पहला सूचकांक है। अतः कथन 1 सही है। देश में पहली बार इस तरह का जिलेवार सूचकांक तैयार किया गया है जो 8 पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापेगा, इसलिए कथन 2 सही है। यह सूचकांक 8 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के जिलों के सतत विकास लक्ष्यों और उनके संबंधित लक्ष्यों के प्रदर्शन को मापता है और इस आधार पर जिलों को क्रमबद्ध करता है। यह नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है। इस इंडेक्स का उपयोग विकास और कल्याण गतिविधियों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल की योजना बनाने के लिए किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहा संकल्प स्मारक निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, VD सावरकर, अरबिंदो घोष या फिर महात्मा गांधी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।